जय हिंद एंड वेलकम टू एट होम शो। आज हमारे शो पे मौजूद हैं फिटनेस इंडस्ट्री के जाने माने शख्स जिनका नाम है गुलशन सिंह। गुलशन सर, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अमन भाई। गुलशन भैया, हमें मालूम हुआ कि आप बचपन में पायलट बनना चाहते थे, लेकिन ये अचानक से फिटनेस इंडस्ट्री में आना, इस तरीके से लोगों के बीच में जाना, अपने इमेज को बनाना, ये क्या था? आप बचपन में तो पायलट बनना चाहते थे, लेकिन अचानक फिटनेस इंडस्ट्री में देखने को क्यों? एक्चुअली कह सकते हैं हम लोग ओल्ड स्कूल है और हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और बहुत छोटे जगह से हैं। तो आप इंडिया के अंदर मानेंगे, अगर 80s की बात करेंगे तो जितने भी छोटे बच्चे थे, हर कोई मतलब 100 में से 90 लोग पायलट बनना चाहते थे, राइट। क्योंकि हमारे पास कोई स्पेसिफिक गोल होता नहीं था और एजुकेशन की कमी थी। इवन हमारे पेरेंट्स भी जो है वो हमें नहीं बताते थे कि भाई मैट्रिकुलेशन के बाद क्या करना है, और इवन जो है मैट्रिकुलेशन के बाद मतलब पैसा अर्न करने के लिए कौन सा प्रोफेशन चुनना चाहिए। तो चलिए, उस टाइम पे तो मैं सोचता था कि मैं पायलट बनूंगा, क्योंकि मुझे एरोप्लेन दिखता था, मुझे बड़ा पैशनेट लगता था कि एरोप्लेन है, एरोप्लेन उड़ाऊंगा एक समय पे। तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि मैं वहां से मैं एक्चुअली धनबाद से हूँ, कतरास धनबाद में। मेरे पिताजी BCCL में थे, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में। तो वहां से मेरी पढ़ाई चालू हुई। कतरास में मैं पैदा हुआ, वहां पे मेरी एजुकेशन हुई, ग्रेजुएशन तक मैं वहां पे पढ़ा हूँ। उसके बाद फिर मैंने मैट का एग्जाम क्लियर किया और फिर मैंने दिल्ली से MBA किया। और MBA करने के बाद मेरे को वास्तविकता समझ में आया कि पायलट जो है वो बनने के लिए काफी चीजें अलग होनी चाहिए आपके बिल्कुल इनिशियल से, स्टार्टिंग से ही। तो वो तो मैंने छोड़ दिया सर, वो तो ड्रीम मैंने कभी का छोड़ दिया। तो फिर जब मैंने बिजनेस किया, जब मैंने MBA किया, तो MBA करने के बाद फिर मैंने काफी साल जॉब करी। मैंने प्राइवेट कंपनी में जॉब करी, सेल्स एंड मार्केटिंग में जॉब किया। मैंने लगभग पैन इंडिया मैंने काम किया ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं काफी सीनियर प्रोफाइल पे भी रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपना मेन जो है वो बिजनेस स्टार्ट किया न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट का, और फिर लोगों ने मेरे को धीरे धीरे रिकॉग्नाइज करना शुरू किया और आज मैं इस जगह पे पहुंचा हूँ। तो भैया, जैसा कि आपने बताया अभी कि आप न्यूट्रिशन से जुड़े बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं आपके प्रोफेशन से जुड़ा कुछ सवाल करूंगा जो कि जनरली हमारे भारत के लोगों के अंदर मिथ के तौर पर, हवा के तौर पर चल रहा होता है। जो कि हमारा शुरुआत होगा पहले जिम से रिलेटेड सवाल, ठीक है? तो अगर हमारे पेरेंट्स जिम जाने के लिए अलाउ करते भी हैं, तो वो सप्लीमेंट्स एक शब्द है जिसको लेकर के बहुत ज्यादा ह्यूमर फैला हुआ है कि अगर आप जिम जाते हो तो शरीर खराब कर लोगे, वहां पर सप्लीमेंट यानी कि यहाँ पर कहते हैं इसको पाउडर लेते हो, डब्बा खाते हो, है ना? ये बात है कि जो डब्बा और पाउडर है ये थोड़ा इरिस्पेक्टफुल लगता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, बट लोग टर्म्स है इंडिया के अंदर, ये बहुत कॉमन है यूज करना। तो ऐसा क्या है ये मिथ जो कि आप जिम जाके शरीर खराब कर रहे हो, डब्बे खा रहे हो, आपकी शरीर खराब हो जाएगी, आप फैल जाओगे? तो ये क्या है मिथ? क्या आप इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। एक्चुअली सर क्या है ना कि मैं आपको ये बात बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि हमको जब किसी चीज की जानकारी नहीं होती है तो हम उस चीज के बारे में या तो गलत बोलते हैं या तो नहीं बोलते हैं। क्योंकि इंडिया में लोग नहीं बोलने वाले लोग कम हैं, गलत बोलने वाले लोग ज्यादा हैं। तो दूसरा, एक तो ये कैटेगरी हो गया। दूसरा कैटेगरी है जहां पे नॉलेज की कमी है। मतलब आप बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ कहावत है बिहार में, अधजल गगरी छलकत जाए। तो उसके अंदर क्या है कि जब नॉलेज कम होता है तो लोग जो है कुछ भी बोलते हैं अननेसेसरली, किसी भी चीज को एक नॉर्मल एक सही चीज को भी गलत वो वे में प्रेजेंट कर देते हैं। और जो सुनने वाला होता है, जो श्रोता होता है, बेसिकली उसको लगता है कि अगला सही बोल रहा है क्योंकि इसकी बॉडी अच्छी है, ठीक है। तो हमारे जो जिम का जो सेगमेंट है, इसके अंदर में दो चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है फिजिक, दूसरा होता है टू कन्विंस माँ बाप को, लाइक पेरेंट्स को, फॉर द लाइक पाउडर और डब्बा जो टर्म्स यूज होता है बेसिकली जी। थोड़ा रिस्पेक्टेबल वर्ड में बोलूं तो, थोड़ा इज्जत से बोलूं तो उसको सप्लीमेंट्स या न्यूट्रिशन बोला जा सकता है, बिल्कुल। पर ठीक है, लोग डब्बा पाउडर बोलते हैं, हम लोग भी यूज टू हो चुके हैं आज की डेट में। तो मैं आपको अमन भाई ये बोलूंगा कि जैसे मैं बिजनेस तो शुरू किया 2020 के अंदर, ठीक है। 2020 के बाद जब मैंने न्यूट्रिशन के अंदर जब लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू किया, उसके पहले तो मैं कंपनी में जॉब करता था। तो मैंने जब लोगों से इंडिविजुअल इंटरेक्शन चालू किया तो मुझे पता चला कि भाई यहाँ तो बहुत ही प्रॉब्लम है, राइट। पेरेंट्स जो हैं वो इवन की मैं आपको बोलूं कि जब वो पाउडर या डब्बा लेकर जाते हैं, इवन चलो इसको मैं सप्लीमेंट्स ही बोलता हूं, थोड़ा मेरे को भी खराब लगता है बोलने में क्योंकि अभी काफी लोग सुनेंगे ये चीज को। तो सप्लीमेंट्स एक रिस्पेक्टफुल वर्ड है। तो जब पेरेंट्स बच्चे जब खरीद के ले जाते हैं, या ऑनलाइन खरीदते हैं या ऑफलाइन खरीदते हैं, कहीं से भी खरीदे,
कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो उनको डब्बा को या सप्लीमेंट को, वे प्रोटीन हो चाहे गेनर हो, उनको नाली में डाल देते हैं। ये अभी भी कई जगह पे होता है। दूसरा क्या है कि मैं छोटे गांव की बात करूं, अगर मैं बिहार में, तो मैं काफी जगह तो घूमा हूं, वहां पे लोग जब सप्लीमेंट्स लेने आते हैं सप्लीमेंट स्टोर से, तो वो एक गमछा लेते हैं, उसमें वो डब्बे को रैप करते हैं, उसके बाद उसको थैला में डालते हैं, उसके बाद वो ले जाते हैं। उन्हें इस चीज का शर्म लगता है कि मैं सप्लीमेंट्स यूज कर रहा हूं, कोई गांव वाला, मेरा दोस्त यार कोई देख ना ले कि मैं सप्लीमेंट या पाउडर खा के, डब्बा खा के मैं बॉडी बना रहा हूं। आप मेरे को एक सिंपल सी बात समझाओ सर, जो पेरेंट्स आज सप्लीमेंट्स के अगेंस्ट हैं, यही पेरेंट्स जब बच्चा पैदा होता है तो उनको सेरेलैक क्यों खिलाते हैं? बिल्कुल, पॉइंट है सर, ठीक है। यही बच्चा जब 5-6 साल का हो जाता है तो उनका बुद्धि विकास और उनका हाइट के लिए बॉर्नविटा और हॉर्लिक्स क्यों पिलाते हैं? वो भी तो डब्बा ही है, वो भी तो पाउडर फॉर्म में ही है। बिल्कुल। तो जब आपने 3 महीने के बच्चे को आप डब्बा खिलाते हो या पाउडर खिलाते हो, और बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है और उनको डब्बा और पाउडर दे रहे हो, तो जब बच्चा जिम जाता है तो फिर डब्बा और पाउडर पे आपका रेस्ट्रिक्शन क्यों हो जाता है? ये मेरा उन पेरेंट्स से सवाल है जिनको शायद थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है। और वही पेरेंट्स जो बोलते हैं कि जिम मत जाओ, जिम में शरीर खराब हो जाता है। मैं नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आज हर घर में वही पेरेंट्स में से एक डायबिटिक है और एक बीपी का मरीज है। काफी सीरियस मैटर है ये। यस सर। ओके। वैसे आए दिन लोग ऐसा कहते हैं कि हम जिम तो जा रहे हैं, सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा जानने को मिलता है कि ये शरीर पे नहीं लग रहा है। हम खाना खाते हैं दिन भर में, इतना इतना खा लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे शरीर पर वो खाना नहीं इफेक्ट कर रहा होता है। ये सवाल आते हैं क्या ये आखिर ये इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? इसके पीछे बेसिकली है आपका ओवरऑल लाइफ स्टाइल। देखिए, लाइफ स्टाइल जो है वो आज की डेट में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक अजीब अजीब सी बीमारियां लेके आ रहा है। और एक उसमें से सबसे बड़ा बीमारी है वो है आपका डाइजेस्टिव ट्रैक का सही नहीं होना। एक आदमी जो 10 रोटी खा रहा है, इवन एक प्रॉब्लम यह भी है कि हमारा जो इंडियन फूड है उसके अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, प्रोटीन नाम का होता है, ठीक है। उसके बावजूद हम लोग कुछ ऐसा ऐसा खाते हैं जो कि हम लोग को ये पता है कि हमारे पूर्वज खाते थे, सेम चीज हम खा रहे हैं आज की डेट में। लेकिन जब हमारे पूर्वज जो चीज खाते थे उस टाइम पे जो अवेलेबिलिटी होती थी फूड की वो कम होती थी, वो रेस्ट्रिक्टेड होती थी, वो बाहर से आना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। आज की डेट में आप इंपोर्टेड आइटम भी आ रहे हैं इंडिया के अंदर। इंडिया में प्रोडक्शन भी फूड का अलग अलग फूड का प्रोडक्शन ज्यादा चालू हो चुका है। फार्मर्स ज्यादा बेटर टेक्निकल अवेयरनेस उनका ज्यादा हो गया है, तो उस तरीके से वो लोग अभी ज्यादा अनाज और अलग अलग वेरिएशन के काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स अलग अलग तरीके के मार्केट में अवेलेबल है। बट प्रॉब्लम इज व्हाट कि आप जो खाते हैं उसको आप जो प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो गलत है आपका। दूसरा चीज है कि जो हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं आज की डेट में, अब सोचो, मैंने आपको पहले का बताया, पूर्वजों का एग्जांपल बताया। आज की डेट में घर में एक छोटा सा चीज है जिसको बोलते हैं अचार जी। मैं एकदम सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं। अचार घर में बोलोगे, अचार खाने से डाइजेशन सही होता है। अमूमन यही होता है कि अचार खाने से आपका डाइजेशन सही होगा, बट इन रियलिटी अचार खाने से आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक का जो गुड बैक्टीरिया है वो आपके थ्रू, ये जब आप मल त्याग करते हैं तो उसके थ्रू वो बाहर निकल जाता है। तो आप मेरे को ये बताइए कि ये एक मिसकंसेप्शन है कि नहीं है? बिल्कुल। और ऐसे 50 तरह के फूड हमारे इंडियन फूड के अंदर है। तो जो आपका सवाल था कि मैं 10 रोटी खाता हूं या मैं बहुत ज्यादा खाता हूं, मेरे को शरीर को नहीं लगता है, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम है। दूसरा, जब आदमी ज्यादा खाता है तो वह आदमी चबाना भूल जाता है। भगवान ने हमारे को दांत दिए, दांत इसलिए दिए हैं कि उसको खाने को चबाकर आप अपने डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर उसको भेजो, क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जब खाना जाता है तो जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो रिलीज होते हैं बॉडी से और वो उस खाने को पचाने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। लेकिन जब वो खाना का टुकड़ा बड़ा बड़ा होगा तो हमारा डाइजेस्टिव जूसेस उसको पचा नहीं पाता है, और वो अल्टीमेटली जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पड़े पड़े खराब हो जाता है या सड़ जाता है। फिर उसके बाद हमारे को कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, गैस, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो जब आपका डाइजेस्टिव ट्रैक ही क्लियर नहीं है तो वो खाना आपको लगेगा कैसे? एग्जैक्टली। ठीक है। तो हमारे को लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए इसके अंदर में, जहां पे आप 2 रोटी 4 रोटी जो आप खा सकते हो उतना के अंदर ही अगर आपका डाइजेस्टिव ठीक है, यानी कि आपके ऑर्गन्स भी सही काम कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो आपको उतना फूड लग जाएगा बॉडी के अंदर। और ये सप्लीमेंटेशन का क्या था कि आप जिम जा रहे हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, लेकिन वो सप्लीमेंट आपके बॉडी पर इफेक्ट नहीं कर रहा है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? देखिए, ये तो एक तो मैंने बताया आपको फूड के बारे में। अब मैं आपको बता रहा हूँ सप्लीमेंट्स के बारे में ना। तो सप्लीमेंट्स बेसिकली लोग समझते क्या है, लोगों को लगता है कि भैया हमारे को वे प्रोटीन दे दो। हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, भैया हमारे को वे प्रोटीन दे दो, भैया हमारे को मास गेनर दे दो। तो पहली बात तो ये समझने वाली बात है कि सप्लीमेंट या आप कुछ भी खाते हो, वो अलादीन का चिराग नहीं है जिसको आप घिसोगे उसके अंदर से जिन निकलेगा और आपको बोलेगा भैया कैसा बॉडी चाहिए मैं बना के आपको दे देता हूं। तो ये उसके लिए है नहीं। जैसे आप चिकन खाते हो, जैसे आप पनीर खाते हो, जैसे आप बाकी खाना वेजिटेरियन जैसे भी आप जो भी खाते हो जी, वैसे ही आप वे प्रोटीन और सप्लीमेंट्स कंज्यूम करते हो। उसका रिजल्ट ऑन द गो आपका फ्यूचर में मिलेगा, क्योंकि जो वे प्रोटीन होते हैं बेसिकली अगर मैं कैटेगराइज करूं तो इट्स फॉर मसल रिकवरी ओनली। ठीक है, ये बॉडी में जाके कुछ अलग नहीं करने वाला है, कुछ एनाबॉलिक इफेक्ट अलग नहीं करने वाला है। इट्स लाइक कि आपने मसल टिश्यू ब्रेकडाउन किया है जिम में, उसको मसल रिकवरी कर देगा। दूसरा, जिनको नहीं लगता है वाला सेगमेंट के अंदर, जिनको सप्लीमेंट्स लिया और उनको नहीं लगा, उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि वो उस सप्लीमेंट पे ही डिपेंडेंट है। जैसा मैंने बोला कि उनको लगता है कि यही खाने से ही सिर्फ मेरा बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसके अंदर जो है पूरा मैकेनिज्म को अगर समझने का प्रयास करें तो पहला है आपका वर्कआउट, दूसरा है आपका डाइट, तीसरा है आपका सप्लीमेंटेशन। ये तीनों को जब आप कंबाइन करते हैं देन यू विल गेट रिजल्ट। बहुत लोग क्या करते हैं कि वे प्रोटीन ले लिया, वो 2 टाइम वे प्रोटीन खा रहा है बट उसका डाइट सही नहीं है, तो आपको डाइट भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अब कई ऐसे भी लोग हैं जो डाइट और सप्लीमेंट्स ले रहे हैं बट उनका वर्कआउट प्रॉपर नहीं है, तो उनको वर्कआउट भी करना पड़ेगा। तो अगर ओवरऑल हम देखें तो आपको सप्लीमेंट्स, डाइट एंड वर्कआउट, ये 3 चीजों का जब कॉम्बिनेशन होगा और इसको जब आप प्रॉपर डिसिप्लिन फॉर्म में या एक प्रॉपर वे में इसको फॉलो करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट 100%। एक चीज और मैं इसमें पूछना चाहूंगा कि आपने अभी बताया 3 चीज, डाइट, सप्लीमेंट एंड वर्कआउट, इसमें रेस्ट का भी कुछ रोल है? देखिए सर, ये जो रेस्ट है और जो आपका रिकवरी है, रेस्ट रिकवरी बेसिकली मैं आपको एक बात बोलता हूं, बहुत लोगों का भी मिसकंसेप्शन है यहां पे, क्योंकि ये इंडस्ट्री के अंदर ना लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, लोगों को लगता है कि हम जिम जा रहे हैं बॉडी बनाने के लिए। यहां पे थोड़ा सा ग्लिच है। हम जिम जाते हैं बॉडी बनाने के लिए नहीं, हम जिम जाते हैं मसल टिश्यू को तोड़ने के लिए। यानी कि इन अ रॉ फॉर्म अगर हम बोलें तो आप बॉडी को तोड़ने जा रहे हो। जब आपका जिम में बॉडी टूट जाता है, यानी कि मसल टिश्यू ब्रेकडाउन हो जाता है, मसल फाइबर्स ब्रेकडाउन हो जाते हैं, जब आप वेट उठाते हो तो मसल टिश्यू ब्रेकडाउन होते हैं। उस फाइबर्स को, उस ब्रेकडाउन हुए टिश्यू को आप रिपेयर करोगे थ्रू योर डाइट, थ्रू योर सप्लीमेंटेशन, राइट। अब यहां पे जो रोल होता है वो होता है वे प्रोटीन का, मतलब इन अ वाइड वे। ठीक है, अगर इसको हम बड़े तौर पे देखें तो वे प्रोटीन का रोल इसलिए ज्यादा होता है बिकॉज कि आप मसल टिश्यू को ब्रेक डाउन किए, और मसल टिश्यू जो होता है उसका भोजन होता है प्रोटीन। क्योंकि आम भाषा में हम लोग प्रोटीन बोलते हैं, एक्चुअल अगर साइंटिफिक वे में देखें तो हम तो खा तो प्रोटीन रहे हैं, हम तो खा तो चिकन रहे हैं, एग रहे हैं, पनीर रहे हैं, वे प्रोटीन वगैरह हम लोग खा रहे हैं, वो हमारा भाषा में प्रोटीन है। मसल्स का भाषा में उसको अमाइनो एसिड बोलते हैं। जो भी आप प्रोटीन खाते हो उसका जो एक फिनिश गुड्स होता है, यानी कि जब डाइजेशन होने के बाद एक जो फिनिश गुड्स होगा वो होगा अमाइनो एसिड, और वो जाएगा मसल्स को। अब इसको थोड़ा सा और मैं थोड़ा साइंटिफिक वे में आपको समझाने का प्रयास करूं। हमारा जो मसल्स होता है उसके ऊपर एक सेल्स होते हैं, तो ऐसे मसल्स के ऊपर करोड़ों सेल्स होते हैं, सेल्स। वो सेल्स के ऊपर एक पूल होता है, जैसे स्विमिंग पूल होता है।
वो स्विमिंग पूल जो है वो भरा हुआ होना चाहिए ऑलवेज। हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं तो वो स्विमिंग पूल एक्चुअली पानी से नहीं भरा हुआ है, वो सेल वो एक्चुअली अमीनो एसिड से भरा हुआ है जी। अब वो पूल जो है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, मान लो मैं आज चेस्ट मार रहा हूं, ठीक है, जब मैं चेस्ट का वर्कआउट कर रहा हूं तो वहां पे जो मेरा पूल, चेस्ट का जो सेल्स का जो पूल है, जो अमीनो एसिड का पूल है, वो खाली हो रहा है क्योंकि मसल टिश्यू ब्रेकडाउन हो रहा है और वो अमीनो एसिड तुरंत उसको रिकवरी में लग गया। अब वो पूल भरा हुआ था जो मैंने पिछले दिन खाया था खाना, जो अच्छा मैंने वे प्रोटीन खाया, जो मैंने अच्छा डाइट लिया था, तो उससे मेरा पूल भरा हुआ था। जब मैं वर्कआउट कर रहा हूं, मसल टिश्यू ब्रेकडाउन हो रहा है, वो मेरा पूल खाली होते जा रहा है। मेरा हर सेल्स का अमीनो एसिड का पूल खाली हो रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि जब आप वर्कआउट खत्म कर लो, पोस्ट वर्कआउट के अंदर आप वे प्रोटीन कंज्यूम करो विद इन 30 to 45 मिनट्स। वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो पूल जो है वो पूरी तरीके से खाली हो चुका है। उसको जितना जल्दी आप रिफिल कर दोगे, आपका मसल टिश्यू वापस से रिपेयरिंग में लग जाएगा। और ये थ्रू आउट द डे आपको वो पूल को भरे रहना है। बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन क्या है, हमने वे प्रोटीन पी लिया, दैट्स इट, फिर ना तो उसने कोई डाइट लिया ना तो वो कुछ लिया, तो उसका पुल तो उस टाइम के लिए ऑलरेडी मसल टिश्यू को रिपेयर करने में लग गया था, तो पुल जो है वो खाली हो गया। आपका जो पुल है सेल का, वो पूरे दिन भरा होना चाहिए अमाइनो एसिड से। तो ये ओवरऑल साइंस है मसल्स टिश्यू का, उसका रिकवरी का और उसका ब्रेकडाउन। इसमें रेस्ट का क्या रोल है? सॉरी, बॉडी रेस्ट का क्या रोल है इसमें? रेस्ट का ये रोल है कि जब आप पूरे दिन काम करते हैं, ठीक है, और आप प्रॉपर रेस्ट नहीं देते हैं, तो बॉडी में जो है बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। लाइक जैसे कि जो मसल का मैंने कहा कि रिपेयर होना है प्रोसेसिंग के अंदर। अगर सिंपल सी मैं आपको एक बात बोलूं कि अगर किसी आदमी को मोच आ जाए पैर में, सिंपल मोच आ जाए मतलब उसको प्रॉब्लम आया, कुछ मसल्स में उसका प्रॉब्लम आ गया, और वो रेगुलरली काम करते रहे, तो क्या वो मोच ठीक हो जाएगा विदाउट रिकवरी, विदाउट रेस्ट? सेम चीज हम लोग तो मसल्स के साथ कर रहे हैं ना। मसल्स टिश्यू ब्रेकडाउन एवरीडे हम कर रहे हैं, और अगर उस मसल्स को हम रेस्ट नहीं देंगे तो क्या वो रिपेयर होगा? 100% नॉट, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका जो एक नींद होना चाहिए, रेस्ट का मतलब ये नहीं है, बहुत लोग इसको अलग वे में ले लेंगे, फिर अगेन मिसकंसेप्शन वाली बात हो जाएगी कि भैया तो बोले रेस्ट, तो हम तो भैया जिम से आए, सो गए, फिर उठे, खाएं, फिर सो गए। ऐसा नहीं होता है। आपका जो रूटीन लाइफ स्टाइल है वो आप जियो। आप जो वर्किंग में हो, आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ते हो, आप काम करने जाते हो, आप काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो रात का जो नींद होना है, जिसको कि स्लीप साइकिल बोलते हैं, वो साइकिल आपका ऑन द गो एक बार में होना चाहिए 6 से 7 घंटे का, मिनिमम 6 घंटे का। अब बहुत लोगों का यहां भी मिसकंसेप्शन है कि भैया मैं रात को 4 घंटे सोता हूं और मैं दिन में 3 घंटे सोता हूं, मेरा 7 घंटे हो जाता है। एक्चुअली ये गलत है। इससे आपका जो मसल टिश्यू है वो रिपेयर नहीं होगा और आगे आने वाले टाइम पे आप बीमार पड़ जाओगे। स्लीप साइकिल जो होता है वो एक ही होता है पूरे दिन का। आप अगर रात में काम करते हो तो आपका स्लीप साइकिल दिन का हो सकता है, अगर आप दिन में काम करते हो तो आपका स्लीप साइकिल रात का होता है। वो 6 से मिनिमम 6 घंटे का होता है, 6 से 8 घंटे का आप स्लीप ले सकते हो आराम से। उसके अंदर आपका रेस्ट हो जाएगा, आपका रिपेयर, मसल रिपेयर फुल्ली हो जाएगा। विदाउट सप्लीमेंटेशन और डाइट नहीं होगा। आप प्रॉपर डाइट और सप्लीमेंटेशन लोगे, रेस्ट लोगे, तभी वो फुलफिल होगा। ऐसा नहीं लोग समझ लें कि भैया हम डाइट भी नहीं ले और सप्लीमेंट भी ले, हम सिर्फ सो रहे हैं तो मेरा रिपेयर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता।